और मेरे ससुर जी बेचारे बाहर आंगन में ठंड से बहुत ज़्यादा कांप रहे थे। वो नज़ारा देखकर मेरा दिल बहुत दुखी हुआ। ससुर को ठंड की हालत में देखकर मुझसे रहा नहीं गया। तो क्या ये हालत कोई भी देखे नहीं देख सकता था। मेरे दिल में उनके लिए अपनापन जागा और मैंने फैसला किया कि मैं उनकी मदद ज़रूर करूँगी। मैंने उनसे कहा, ससुर जी हमारे पास सिर्फ एक, चलो आप एक काम करो, आप इस रज़ाई में ही लेट जाओ, मैं बैठ जाऊँगी। ससुर ने कहा, नहीं नहीं ना बहू, मैं इतना बेरहम कैसे हो सकता हूँ, रज़ाई में लेट जाऊँ और तुम ठंड में बैठो। मैंने कहा, ससुर जी मैं तो जवान हूँ, रह लूँगी, लेकिन आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। ये सर्दी है, शेर को भी तोड़कर गिरा देती है। बात मान जाइए, आप रज़ाई में लेट जाओ। लेकिन मेरे ससुर बिल्कुल नहीं माने और साफ मना कर दिया। फिर मैंने मजबूर होकर कहा, तो फिर चलो ससुर जी, आप और मैं इसी मेरे इतना कहते ही वो मेरे पास आकर रज़ाई में आराम से लेट गए। अब उसके बाद जो कुछ हुआ, अगर आप आगे का पूरा सच जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आज की ये कहानी सिर्फ मज़ेदार ही नहीं है बल्कि आपका मन भी खुश कर देगी। ये बात उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की है। इस गांव में मैं अपने 60 साल के ससुर के साथ रहती हूँ, जिनका नाम महिपाल है। महिपाल मकान में मेरे साथ रहते थे। मेरा नाम वीरा है और मैं बहुत ही गरीब परिवार की लेकिन बहुत सुंदर लड़की हूँ। मेरा पति काम के सिलसिले में पंजाब में गया हुआ था, जहाँ पहुँचने का रास्ता 2 दिन का था। वो वहाँ एक जमींदार के यहाँ खेतों का काम और भैंसों का चारा वगैरह करता था। कुल मिलाकर मजदूरी करता था। वो थोड़े बहुत रुपए घर भेज देता था, जिससे खर्चा चलता था। महिपाल गांव में ही एक साइकिल करते थे। उसी काम से उन्हें जो थोड़ा बहुत कमाते थे, राशन और पैसा मिलता था, उससे गुजारा होता था। मैं घर का सारा काम संभालती थी और अपने ससुर की पूरी सेवा करती थी। मेरे पति का नाम आकाश है, जिसे बाहर गए हुए करीब 7-8 महीने बीत गए थे। वो जिस मालिक के पास नौकरी करता था, वो मालिक बहुत लालची इंसान था। न सही समय पर पैसा देता था और न ही बार बार कहने के बाद भी वो आकाश को घर वापस आने नहीं देता था, क्योंकि उसने 2 आदमियों का काम अकेले आकाश पर ही डाल रखा था। वो इसीलिए घर नहीं भेजता था। आकाश घर चला गया। 3 भैंसों का घास पानी कौन करेगा? इधर मैं रोज अपने पति को फोन लगाती थी। हर बार बस यही बोलती थी कि आपको घर से दूर गए 1 साल होने को आया है, एक बार तो घर आ जाइए, 2-4 दिन रुककर फिर काम पर चले जाइएगा। लेकिन आकाश हर बार यही बहाना बनाता था। क्या करूं मैं हूं, वो मालिक छुट्टी ही नहीं दे रहा है, इसीलिए मैं तो चाहकर भी घर नहीं लौट पा रहा हूँ। मैं उसकी बातें तो सुन लेती थी, मगर मेरे मन को पूरी तरह यकीन नहीं हो पाता था। फिर इसी तरह कुछ दिन और निकल गए। एक दिन मेरे ससुर महिपाल अपनी साइकिल लेकर कबड्डी का काम करने गए हुए थे। जनवरी का महीना था और गजब की ठंड पड़ रही थी। लगातार बाहर सर्दी में रहने की वजह से उनकी तबीयत बहुत बिगड़ गई। शाम को जब वो वापस घर आए तो उनकी हालत देखकर मैं इतर डर गई थी। ससुर जी को खाना देने उनके पास गई तो उन्होंने मना कर दिया। वो बोले कि वीरा, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज मुझे खाने की भी इच्छा नहीं है। इतना बोलकर वो अपनी खाट पर जाकर लेट गए। मेरी शादी को अभी बस 3 साल ही हुआ था, इसीलिए मैं अपने ससुर जी से ज़्यादा बहस करने की हिम्मत नहीं कर पाई। मेरे मन में बस यही डर था कि अगर मैं से ज़्यादा बोलूँगी तो वो ये ना सोच ले कि बहू ज़ुबान लड़ाने लगी है। मैं बुरी तरह सहम गई थी। मैंने चुपचाप थोड़ा सा खाना खाया और फिर अपने कमरे में जाकर रज़ाई ओढ़कर लेट गई। हमारे घर में सिर्फ एक ही रज़ाई थी। ये बात महिपाल भी अच्छी तरह जानते थे। वो रज़ाई भी मेरे मायके से शादी के वक्त मिली थी। उसी रज़ाई को ओढ़कर मैं ही अपने कमरे में लेटती थी। वहीं महिपाल ठंड में यूं ही चारपाई पर बाहर आंगन में लेटे हुए थे, क्योंकि घर में ओढ़ने के लिए कोई और इंतज़ाम तो नहीं था। जनवरी की ठिठुरती ठंड में उनकी हालत और बिगड़ती जा रही थी। मेरा मन भी अंदर ही अंदर बहुत। मेरी शादी को ज़्यादा समय नहीं हुआ था। शादी के महज 1 महीने बाद ही मेरा पति आकाश काम के लिए शहर चला गया था, जिस वजह से मेरी सारी इच्छाएं और अरमान अभी अधूरे थे। मेरा शादीशुदा जीवन अभी ठीक से शुरू भी नहीं हो पाया था। इसी वजह से मैं अपने पति आकाश को बार बार फ़ोन करके घर आने की मिन्नत करती रहती थी, लेकिन बेचारा आकाश मालिक की भैंसों में ऐसा फंसा हुआ था कि घर आने का कोई मौका ही नहीं मिल पा रहा था। फिर उस रात मैं ये आई रज़ाई ओढ़कर अपने कमरे में लेट गई। आधी रात के करीब अचानक महिपाल के होंठ से होंठ भी नहीं मिल रहे थे। ठिठुरन इतनी ज़्यादा थी कि उनको कंपी लगी हुई थी। उसी दौरान मैंने भी उनके कांपने की आवाज़ सुनी। मैंने रज़ाई के अंदर से सिर बाहर निकाला, आंगन की ओर देखा। जैसे ही मेरी नज़र अपने ससुर पर पड़ी, मैं हैरान रह गई। मेरा कमरा ठीक सामने था और दरवाज़ा खुला हुआ था, इसीलिए सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था। महिपाल जी
ठंड से कांप रहे थे और उनके ऊपर ओढ़ने के लिए कुछ भी नहीं था। ये नज़ारा मुझसे देखा नहीं गया। मेरा दिल भर आया। मैं उठी और ससुर जी से बोली कि ससुर जी, ठंड बहुत तेज़ है, घर में रज़ाई भी एक ही है, आप इस ठंड से कुछ नुकसान ना हो जाए, इसीलिए बेहतर होगा कि आप मेरी ही रज़ाई में आकर लेट जाइए। उसके बाद वो मुझसे कहने लगे कि नहीं बहू, अभी तुम्हारी नई नई शादी हुई है और अगर मैं तुम्हारी रज़ाई में आ जाऊंगा तो लोग कुछ गलत समझ सकते हैं, और वैसे भी तुम खुद अभी जवान हो, इसीलिए मैं यहीं पर ठीक हूँ। बहू, चाहे मेरे साथ कुछ भी हो जाए। उसके बाद मैं बार बार उनसे मिन्नतें करने लगी और कहा कि प्लीज़ आप आ जाइए ना, मेरी बात मान लीजिए, क्योंकि अगर कुछ हो गया तो बात मेरे साथ लेट जाने में क्या बुराई है। जब एक ही रज़ाई है, इससे क्या हो जाएगा, वरना आपको सर्दी लग जाएगी और आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। घर में एक ढिल्ला भी नहीं है। फिर मैंने अपने ससुर जी को किसी तरह से समझाकर और मनाकर अपनी रज़ाई के अंदर लिटा लिया। जब महिपाल जी मेरी रज़ाई के अंदर आए तो थोड़ी देर में ही उन्हें चैन सा मिल गया। मैं दूसरी तरफ मुंह करके लेट गई। लाचारी थी, रज़ाई एक ही थी, लेकिन तभी अचानक मामला हो गया। लेकिन उसी वक्त मेरे अंदर, ओहो, बस क्या बताऊं, क्योंकि मैं करीब 1 साल से पति से दूर रह रही थी, जिसकी वजह से, और मैं अपने ससुर जी की तरफ मुंह करके लेट गई। और अब महिपाल जी की भी सर्दी भी काफ़ी दूर हो चुकी थी। उन्हें अच्छा महसूस हो रहा था क्योंकि शरीर में गर्माहट आ चुकी थी। फिर हम दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे और अचानक उन्होंने डफली पर हाथ मारा। मैं भी कुछ नहीं कहा। उन्होंने डफली बजानी शुरू कर दी। मैं भी उनके साथ देने लगी, गा गा कर। मैं गा रही थी और महिपाल बजा रहा था। जब एक बार गाना बजाना हो गया, कुछ देर के बाद मैंने फिर से गाने बजाने की फरमाइश की तो महिपाल जी कहने लगे कि बहू, तुम ढपली की इतनी शौकीन हो मुझे पता नहीं था, वरना मैं तो रोज़ बजाता। खैर, अगर तुम कह रही हो तो ये हसरत भी मेरे तहत पूरी कर दी। उसके बाद जब दूसरी बार महिपाल ने फिर ज़ोर से ढपली बजानी शुरू कर दी और मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से गा भी रही थी और ठुमके भी लग रही थी। गाते गाते मेरी हालत ख़राब हो गई, गले की भी और मेरी भी, क्योंकि आज तक मैंने इतना ना गाया था और ना ठुमके लगाए थे। उसके बाद सुबह होते होते बुखार सा हो गया कि मुझे सुबह होते ही डॉक्टर के पास जाना पड़ा, क्योंकि मैं गा तो रही थी लेकिन मैं गाने में बहुत नासमझ थी, लेकिन महिपाल बजाने में बहुत बड़ा माहिर था। बेचारा मेरे साथ सिर्फ 3-4 दिन ही रहा था। उसके बाद पंजाब चला गया था, जिस वजह से मैं दुनियादारी से अनजान थी और मेरा वास्ता किसी से नहीं पड़ा था। पहली बार मेरे गाने से करीब 3 से 4 दिन तक मैं बुखार की दवा खाती रही। दवा खाने के बाद तो महिपाल जी के साथ घर में रहने लगी। इधर जैसे ही आकाश को ये खबर मिली कि उसकी पत्नी बीमार पड़ गई है, उसने किसी तरह अपने मालिक से छुट्टी मांगी और जो भी कमाई हाथ लगी थी वही छोड़कर घर चला आया। घर पहुंचते ही वो सबसे पहले मेरे पास पूछा कि वीरा, अचानक तुम्हारी तबीयत कैसे इतनी ख़राब हो गई। लेकिन मैं लाज, शर्म और डर की वजह से कुछ नहीं बोल पाई। तब आकाश अपने पिता के पास गया और उनसे सब कुछ जानने की कोशिश की, मगर महिपाल जी। फिर इसी तरह तीनों को एक साथ रहते हुए लगभग 2-3 दिन बीत गए। लेकिन एक रात ऐसा हुआ कि मेरा मन और जी दोनों टूट गए। मैं अपने भीतर दबी बातों को और ज़्यादा देर तक रोक नहीं पाई, रोने लगी। जब आकाश ने मुझे इस तरह रोते देखा तो वो घबरा गया। उसने प्यार से पूछा कि वीरा, तुम क्यों रो रही हो? तो मैंने अपनी आंखों के आंसू पोंछ लिए। मैंने उसे बताने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि घर में कोई झाला की खता तो मेरी ही थी। लेकिन मैंने फिर भी बात टालकर कहा कि बस आपकी याद आ रही थी और बीमारी की वजह से मन थोड़ा कमज़ोर हो गया है। आकाश मेरी बात मान गया और उससे उस रात के गाने बजाने की कोई भनक नहीं लगी। एक दिन जब आकाश काम से बाहर गया था तो महिपाल जी और खुश होकर इतराते हुए फिर से वही गाने बजाने की पुरानी इच्छा जताने लगे। लेकिन मैंने तुरंत उन्हें मना कर दिया और कहा कि मैं कि अब नहीं गा सकती, क्योंकि एक बार के गाने से ही बुखार चढ़ गया था और मेरी हालत खराब हो गई थी। आप तो जानते ही हैं, जिसे दोबारा नहीं किया जा सकता। तब महिपाल जी ने मुस्कुराते कि बहू, तब भी तो तुमने ही गाने बजाने की शुरुआत की थी। तुम्हारी आवाज़ में और तुम्हारे अंदर जादू है और तुम बहुत अच्छा गाती हो। मेरा मन है कि एक बार फिर से तुम्हारे साथ गाना बजाना हो जाए। क्या तुम्हें मेरा डफली बजाना अच्छा नहीं लगा था? उनकी ये वाली बातें सुनकर मैं पानी पानी हो गई। मैंने बड़े ही प्यार के साथ उनसे माफ़ी मांगी और आप बहुत अच्छे इंसान हैं। उस रोज़ जो हुआ वो हमारी गलती थी। अब आकाश घर वापस आ गया है और अगर पता चल गया तो वो क्या सोचेगा कि मैं तुमसे डफली बजवा कर तुम्हारे सामने ठुमके लगाती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि अब हम शराफत के दायरे में रहें। आप आगे से
वैसे भी अगर कोई सुनेगा कि ससुर और बहू दोनों गाना बजाना करते हैं तो फिर क्या होगा। मैं तो खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी। मेरी बात सुनकर महिपाल जी भी शर्मिंदा हो गए और उन्होंने वादा किया कि वो अब कभी ऐसी कोई बात नहीं करेंगे। आकाश अब गांव में ही रहने लगा था और वो मेरी हर ज़रूरत और हर इच्छा को बखूबी पूरा करने लगा। हम तीनों अब एक साथ खुशी से रहने लगे और वो दिन एक दफन राज बनकर रह गया। लेकिन उसे दिन डफली बजाना इतना ज़बरदस्त था जो दिन मुझे याद आता है, क्योंकि मेरे पति आकाश को ऐसी डफली बजानी नहीं आती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की छोटी सी कहानी एक छोटे से गांव की आप बीती। आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे बताइएगा। और हाँ दोस्तों, इस कहानी को बनाने का मेरा मकसद किसी को परेशान करना बिल्कुल नहीं था। कहानी से ये सीख मिलती है कि कभी कभी घर में किसी ज़रूरी चीज़ की कमी की वजह से अनजाने में कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों, आज के लिए शुक्रिया।